हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसकन शिक्षा में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो पिछले वाली कक्षा करी थी, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कार्तिकेयपुर वंश के 3 परिवारों ने कैसे कैसे अपना शासन किया था। तो आज हम क्लास वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कत्यूर घाटी में कत्यूर वंश अपना शासन स्थापित करता है। क्योंकि जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, कत्यूर वंश है, दोनों वंश इतिहासकारों के अनुसार दोनों वंश अलग अलग थे, क्योंकि ये दोनों वंशों की वंशावली जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, इसलिए इसको अलग वे में पढ़ना ही इतिहासकारों ने उचित समझा है। तो जैसे कि पिछले वाली कक्षा हमने देखा था कि जो कार्तिकेयपुर से राजधानी शिफ्ट करने का कार्य नरसिंह देव ने किया था, जो कि कार्तिकेयपुर से बैजनाथ स्थानांतरण किया था। तो जो बैजनाथ में जो कत्यूर घाटी में कत्यूर वंश होता है, इसकी जानकारी हमें, क्योंकि इसके बारे में कोई अभी क्या कहते हैं, अभी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं की रिटर्न एविडेंस प्राप्त नहीं हुई, नहीं इनके बारे में कोई शिलालेख या फिर अभिलेख प्राप्त नहीं। तो इसके बारे में हमें जो क्या कहते हैं विशद जानकारी मिलती है, वो लोक गाथाएं हो गया, जागर हो गई, ठीक है, वंशावली हो गई, और तैमूर लंग की आत्मकथा, ठीक है। तो आज हम ये चीजें देखेंगे कत्यूर वंश के बारे में। और आज हम कत्यूर वंश हो गया और कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन प्रशासन भी देखेंगे। तो इनके बारे में जानकारी, कत्यूर वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? लोक लोक गाथाएं, जागर हो गया और वंशावली हो गया, वो तैमूर लंग की आत्मकथा, तैमूर लंग की आत्मकथा। जो तैमूर लंग की आत्मकथा जो होती है आपकी मुल्फुजात तिमूरी, मुल्फुजात तिमूरी, मुल्फुजात ये तिमूरी। क्योंकि जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग ने 1398 के आसपास हरिद्वार क्षेत्र में आक्रमण किया था, और उसी के समय जो है ये क्या कहते हैं अपनी आत्मकथा में वर्णन कर देता, ठीक है। इसी के माध्यम से मैं इसकी आत्मकथा में हल्का फुल्का कत्यूरी वंश के बारे में भी वर्णन मिलता है। और जो इनकी राजधानी थी, ये थी आपकी बैजनाथ, जो कि आपका बागेश्वर में पड़ता है। बैजनाथ क्या थी? इनकी राजधानी थी, ठीक है। और जो कत्यूरी वंश की कुल देवी मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी कोट भ्रामरी कुल देवी, कोट भ्रामरी देवी, कोट भ्रामरी देवी। और ये कोट भ्रामरी का मंदिर भी कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका बागेश्वर में, कोट भ्रामरी मंदिर, ये पड़ता है आपका बागेश्वर में, कोट भ्रामरी देवी का मंदिर। तो जो लोक गाथाएं हैं, लोक गाथाओं में क्या कहते हैं कत्यूरी वंश का उल्लेख किस नाम से मिलता है? लोक गाथाओं में, लोक गाथाओं में कत्यूरी वंश का उल्लेख कंथापुरी नाम से मिलते हैं, कंथापुरी नाम से। लोक गाथाओं में कत्यूरी वंश का उल्लेख हमें कंथापुरी के नाम से मिलता है, ठीक है। और जो बैजनाथ में कत्यूर राजवंश है, कत्यूर इनको जो है कत्यूर कहे जाने के संबंध में एकमात्र जो लेख साक्ष्य प्राप्त होता है हमें, वो होता है आपका जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख, ठीक है। बैजनाथ में कत्यूरी वंश के शासकों को कत्यूर कहे जाने के संबंध में कत्यूर कहे जाने के संबंध में एकमात्र साक्ष्य
ये है आपका जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख। जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख, जतपाल देव, जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख। ये कुलसारी पड़ता है आपका चमोली में, ठीक है। सॉरी। तो जो कुलसारी मूर्ति लेख है, कुलसारी मूर्ति लेख में जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो बैजनाथ में कत्यूरी वंश के शासकों को कत्यूर कहे जाने के संबंध में एकमात्र साक्ष्य प्राप्त होने की जो जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है जतपाल देव के जो कुलसारी मूर्ति लेख है यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। और जो कुलसारी मूर्ति लेख है इसमें कत्यूर वंश का उल्लेख हमें कत्यूर नाम से मिलता है, ठीक है। कत्यूर वंश का उल्लेख इसमें, कत्यूर वंश का उल्लेख हमें किस नाम से मिलता है, कत्यूर। कत्यूर नाम से। तो जो कुलसारी मूर्ति लेख है इसमें कत्यूर वंश का उल्लेख हमें कत्यूर नाम से मिलता है। और क्या कहते हैं, डॉक्टर यशवंत कटोच जी हैं, डॉक्टर यशवंत कटोच जी के अनुसार जो बैजनाथ में कत्यूर वंश है इसको कार्तिकेयपुर राजवंश का चौथी शाखा माना है, ठीक है। डॉक्टर यशवंत कटोच, कटोच ने कत्यूर वंश को कार्तिकेयपुर राजवंश, डॉक्टर यशवंत कटोच ने कत्यूर वंश को कार्तिकेयपुर राजवंश की चौथी शाखा माना है, चौथी शाखा माना है ऑलरेडी। और जो कत्यूर शब्द है, कत्यूर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एटकिंसन महोदय ने। कत्यूर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया था आपका एटकिंसन महोदय, एटकिंसन। कत्यूर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन क्या कहते हैं महोदय जी ने किया था। और क्या कहते हैं, जो राजुला मालू साहिब की गाथा है उसमें कहा गया है कि कत्यूर क्या थे, 22 भाई थे। राजुला मालू साहिब की गाथा में कहा गया है कि कत्यूर 22 भाई थे। राजुला मालू साहिब के गाथा के अनुसार कत्यूर 22 भाई थे, 22 भाई थे। कत्यूर क्या थे, 22 भाई थे। और जो कत्यूर राजवंश है, कत्यूर वंश है, कहा जाता है कि यहाँ पे अलग अलग शाखाएं थी, ठीक है, अलग अलग शाखाएं ने यहाँ पे शासन की थी, जिसमें से हम कुछ इंपोर्टेंट जो शासक है उनको जो है लिखेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का उनके बारे में फैक्ट है तो चीजें एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आसंती देव। आसंती देव ने क्या किया था, आसंती देव वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। आसंती देव, आसंती देव, आसंती देव ने क्या किया था, आसंती देव वंश की स्थापना की थी। आसंती देव, आसंती देव वंश की स्थापना ये की आपकी आसंती देव। जो आसंती देव है, आसंती देव के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जो जोशीमठ है, जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरुपादुक नामक ग्रंथ से हमें जो आसंती देव है, आसंती देव के पूर्वजों के नाम मिलते हैं। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित गुरुपादुक नामक ग्रंथ में आसंती देव के पूर्वजों का उल्लेख,
आसंदी देव के पूर्वजों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सबसे पहले हो गया आपका अग्निवराय हो गया, दूसरा हो गया फीणवराय, अग्निवराय, फीणवराय, तीसरा हो गया आपका सुप्तिवराय, और केशव वराय, और लास्ट हो गया आपका बगड़ वराय। तो ये 5 पूर्वज हैं, इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, जो जोशीमठ से प्राप्त क्या कहते हैं हस्तलिखित गुरुपादुक नामक ग्रंथ में हमें आसंती देव, जो आसंती देव है उनके पूर्वजों का नाम मिलता है, जिसमें से अग्निवराय, फीणवराय, सुबुतिवराय, केशव वराय और बगड़ वराय का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये था आपका आसंती देव। और जो आसंती देव है, कहा जाता है कि नरसिंह देव के कहने पर आसंती देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से रणचूला कोट में शिफ्ट की थी। नरसिंह देव के कहने पर आसंती देव ने जोशीमठ से राजधानी रणचूलाकोट में स्थानांतरित की थी। जो नरसिंह देव है, इनके कहने पर आसंती देव ने जोशीमठ से राजधानी क्या की थी, रणचूला कोट में स्थानांतरित की थी। अब क्या कहते हैं बुक्स में यह भी लिखा है कि जो राजधानी थी नरसिंह देव ने कार्तिकेयपुर से बैजनाथ शिफ्ट की थी, और बुक्स में यह भी लिखा है कि नरसिंह देव के कहने पर जो आसंती देव है, आसंती देव ने क्या किया था, राजधानी रणचूला कोट शिफ्ट की थी। ये आपका क्या है फैक्ट बन सकता है। अब जरूरी नहीं कि नरसिंह देव थे, और क्या कहते हैं ऑप्शन में वहाँ क्या कहते हैं आसंती देवी डाल सकते हैं। अब बुक्स में लिखा तो क्या पता बुक्स को रेफरेंस मानते हुए आयोग का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो जो नरसिंह देव है, इसके कहने पर आसंती देव ने क्या किया था, राजधानी रणचूला कोट में स्थानांतरित की थी। और जो आसंती देव है, आसंती देव के बाद जो कहा जाता है कि जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है, कुमाऊं वाला क्षेत्र पर जो है अशोक चल ने क्या किया था, आक्रमण किया था, अशोक चल का आक्रमण, अशोक चल का आक्रमण। ग्यारह सौ 91 से 1202 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहा, कुमाऊं क्षेत्र में शासन रहा, ठीक है। और जो अशोक चल है, अशोक चल के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, जो गोपेश्वर और बालाहाट का त्रिशूल लेख है, वहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। गोपेश्वर व बालाहाट त्रिशूल लेख से जानकारी। और जो ये अशोक चल था, अशोक चल क्या था, डोटी का शासक। अशोक चल था आपका डोटी का शासक, डोटी यानी कि नेपाल, डोटी का शासक था। तो कहा जाता है कि कत्यूरी वंश के टाइम पीरियड पर जो है इसने 1191 और 1202 ईस्वी तक का क्या किया था, कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया था। और इसके बारे में जानकारी हमें गोपेश्वर और बालाहाट त्रिशूल लेख से मिलती है। और अशोक देव के बाद हमें उत्तराखंड जो कत्यूरी वंश है यानी कि कुमाऊं वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो है कराचल देव का उल्लेख भी मिलता है, कराचल देव के अधिपत्य का उल्लेख भी मिलता है। कराचल देव जिसने क्या किया था, 1223 ईस्वी के आसपास कुमाऊं वाले क्षेत्र पर क्या किया था, अधिकार किया था। और इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, जानकारी ये जानकारी मिलती है बालेश्वर से प्राप्त, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त शिलालेख से, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त शिलालेख से हमें क्या कहते हैं कराचल देव के बारे में जानकारी मिलती है।
तो जो कराचल देव था, कराचल देव ने क्या किया था, 12 से 23 ईस्वी के आसपास कुमाऊं वाले क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार क्या कहते हैं जमाया था। और ये जानकारी में इसके बारे में जानकारी मिलती है बालेश्वर मंदिर से प्राप्त शिलालेख से। ठीक है, बाकी अशोक चल और कराचल देव के बारे में हम जब हम कुमाऊं में चंद्रवंश और क्या कहते हैं पवारवंश, सॉरी गढ़वाल में पवारवंश से पढ़ेंगे तो उस समय जो है इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। और जब क्या कहते हैं अशोक चल और कराचल देव के आक्रमण के बाद हमें अस्कोट शाखा का भी उल्लेख मिलता है। अस्कोट शाखा, अस्कोट शाखा, अस्कोट बेसिकली आपका कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। अस्कोट पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और जो अस्कोट राज्य की स्थापना की थी वो की थी आपकी अभय देव ने। अस्कोट राज्य की स्थापना, अस्कोट राज्य की स्थापना ये की थी आपकी अभय देव। अभय देव ने क्या की थी, अस्कोट राज्य की स्थापना की थी। अस्कोट के बाद देखेंगे हम क्या कहते हैं सीरा के मल शासक, सीरा में मल शासक, सीरा के मल, सीरा के मल। जो सीरा है, सीरा भी आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। पिथौरागढ़ का डीडीहाट वाला क्षेत्र आपका क्या हो गया, सीरा हो गया। पिथौरागढ़ का डीडीहाट क्षेत्र ये हो गया आपका सीरा। ठीक है, सीरा हो गया आपका पिथौरागढ़ का डीडीहाट क्षेत्र। और सीरा का अर्थ होता है आपका मीठा भोजन अर्थात खीर। सीरा का अर्थ होता है आपका मीठा भोजन अर्थात खीर। और जो सीरा के मल है, जो सीरा के मल है, मल वंश की स्थापना किसने की थी, आपकी जगत मल ने। सीरा के मल वंश की स्थापना ये की थी आपकी जगत मल। और जो सीरा के जो सीरा में मल्ल वंश है, कैसे पता चल रहा है कि सीरा क्षेत्र में जो है मल्ल वंश का जो है क्या कहते हैं अधिपत्य रहा, के बारे में जानकारी में कहां से मिलती है, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है बतूली गांव मुआनी, यानी कि जो आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, यहाँ से इनके जो है ताम्रपत्र मिले, यहीं से हमें जानकारी मिलती है। जो सीरा क्षेत्र है यहाँ पे मल्ल वंश का शासन रहा। बतूली गांव के मुआनी क्षेत्र से हमें क्या मिले हैं, ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। और ये जो बतूली गांव है पड़ता आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, और जो मल जो सौर के मल है, मलिनों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, मलिनों का सर्वप्रथम उल्लेख ये मिलता है आपका भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र व बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। तो जो भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें मल्लों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और इसी अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। ये हम आगे हिस्ट्री वाली क्लास में देखेंगे। तो मल्लों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें भगवती सूत्र में, और कैसे पता चल रहा है कि सीरा में जो है मल्लों का शासन रहा। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो सीरा वाला क्षेत्र है ये मल्लों के अधीन रहा था। ठीक है, प्राचीन समय में जो सीरा वाला क्षेत्र है मल्लों के अधीन रहा था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या कहते हैं बतूली गांव के मुआनी क्षेत्र से इनका ताम्रपत्र मिला है, वहीं से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका सीरा के मल। अब हम कुछ और शासक और हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक शासक का उल्लेख और मिलता है, उसका नाम है सुजान देव। सुजान देव, तो जो सुजान देव था ये था आपका क्या कहते हैं गजब राय का पुत्र। सुजान देव था आपका गजब राय का पुत्र।
और लोक गाथाओं में इसे क्या कहा गया है, गजा पीता भी कहा गया है लोक गाथाओं में। लोक गाथाओं में गजा पीता कहा गया है इसको। और संभवतः कहा जाता है कि जो क्या कहते हैं, गंगोली हाट नामक नगर है, इसी ने बसाया था। ठीक है, गंगोली हाट नामक नगर बसाया था। संभवतः कहा जाता है कि इसने गंगोली हाट वाला नगर बसाया था। गंगोली हाट नामक नगर इसी ने बसाया था, ऐसा कहा जाता है। सुजान देव के बाद आता आपका क्या कहते हैं, प्रीतम देव। सुजान देव का पुत्र प्रीतम देव। प्रीतम देव। और लोक गाथाओं में इसको क्या कहा गया है, पृथ्वी पाल। लोक गाथाओं में इसको क्या कहा गया है, लोक लोक गाथाओं में इसे पृथ्वीपाल कहा गया है, पृथ्वीपाल। लोक गाथाओं में इसको क्या कहा गया है, पृथ्वीपाल कहा गया है। और लोक गाथाओं के अनुसार जो प्रीतम देव ने रानीबाग वाले क्षेत्र में तुर्कों को परास्त किया था। लोक गाथाओं के अनुसार प्रीतम देव ने रानीबाग में तुर्कों को परास्त किया था। तुर्कों को परास्त किया था। और जो प्रीतम देव थी, सॉरी, जो प्रीतम देव था, प्रीतम देव की रानी का नाम क्या था, वो क्या कहते हैं, जिया रानी। प्रीतम देव की रानी, प्रीतम देव की रानी का नाम था जिया रानी। जिया रानी। और जो जिया रानी था, इसका मूल नाम क्या था, मौला देवी। इसका मूल नाम था आपका मौला देवी। मौला देवी। और जो जिया रानी था, इसने क्या किया था, रानीबाग नामक नगर बसाया था। रानीबाग नगर बसाया था। और जो जिया रानी है, जिया रानी को ही क्या कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मी बाई। कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी इसको कहा जाता है। किसको, क्या कहते हैं, जिया रानी को। और हर साल जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के टाइम पे यहाँ पे रानीबाग में जो है जिया रानी का मेला लगता है, यानी कि 14 जनवरी के आसपास। 14 जनवरी जिया रानी का मेला ये लगता है आपका रानीबाग में। रानीबाग में गोला नदी के तट पर। गोला नदी के तट पर क्या लगता है, जिया रानी का मेला लगता है हर साल, यानी कि 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के टाइम पे क्या लगता है, यहाँ पे जिया रानी का मेला लगता है। ठीक है, ये था आपका प्रीतम देव। प्रीतम देव ने क्या किया था, लोक गाथाओं के अनुसार जो रानीबाग वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तुर्कों को परास्त किया था। और जो क्या कहते हैं, प्रीतम देव यानी कि जिया रानी का पुत्र था, वो था आपका धाम देव। ठीक है, धाम देव के बारे में पढ़ेंगे अब। जो प्रीतम देव यानी कि जिया रानी का पुत्र था, वो था आपका धाम देव। धाम देव। इसी को लोक गाथाओं में क्या कहा गया है, लोक गाथाओं में। लोक गाथाओं में इसको कहा गया है दुल्हा शाही। दुल्हा शाही। ये कौन था आपका, प्रीतम देव का पुत्र। प्रीतम देव का पुत्र, इसी को लोक गाथाओं। तो जो प्रीतम देव का पुत्र था, वो था आपका धामुदेव, जिसको लोक गाथाओं में दुल्हा शाही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो धामुदेव है, धामदेव को, जो धामदेव है, धामदेव का पुत्र का जो पुत्र था, उसका नाम था मालूशाही। मालूशाही हो गया। और जो कितने राजूला मालूशाही की,
तो जो प्रीतम देव का पुत्र था आपका धामदेव, जिसे लोक गाथाओं में दुलासाई के नाम से भी जाना जाता है। और जो धामदेव था, धामदेव का पुत्र का उल्लेख हमें किस रूप में मिलता है? मालूसाई, ठीक है, जिसका जो राजुला मालूसाई है, उसकी जो प्रेम कथा आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। तो जो इसका पुत्र था आपका, पुत्र वो था आपका मालूसाही। और जो राजुला थी, राजुला किसकी पुत्री थी? सुनपति सौगा की। राजुला ये थी आपकी सुनपति सौगा। जो राजुला थी वो थी आपकी सुनपति सौगा की पुत्री, ठीक है। कहा जाता है कि जो धामदेव है, धामदेव और सुनपति सौगा कहते हैं निसंतान थे, और ये क्या कहते हैं पुत्र प्राप्ति हेतु कहा जाता है कि जो बागेश्वर का बागनाथ मंदिर है, वहां पे कामना करने के लिए जाते हैं। वहीं पे जो इन दोनों की क्या होती है? मुलाकात होती है। वहां पे इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है कि अगर आपके घर में पुत्र क्या कहते हैं पुत्री जो भी होगी, तो उन दोनों का क्या करते हैं? आपस में शादी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट कुछ होता है, ऐसी स्टोरी है, कुछ बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है, फिर कभी देखेंगे। तो जो राजुला मालूसाई थी, सॉरी, जो राजुला थी सुनपति सौगा की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। जो सुनपति सौगा था ये क्या था? एक व्यापारी था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंतिम शासक ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, ठीक है। ब्रह्मदेव को जागरों में ब्रह्मदेव भी कहा गया है, ब्रह्मदेव। तो जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव को जागरों में क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव कहा गया है। और ब्रह्मदेव के बारे में कहा जाता है कि अत्यंत ही क्रूर यानी कि अत्याचार शासक था, क्योंकि कहा जाता है कि ये अपने समय पे जो है बकरियों को ज्यादा मोटा नहीं होने देता था, क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है कि अगर इसने कोई हेल्थी यानी कि मोटा घाटा बकरी देख लिया तो तुरंत उसको उठा के जो है अपने पास ले जाता था, ठीक है। इसलिए लोग क्या करते थे? अपने बकरियों को कम चारा देते थे, ठीक है, ज्यादा क्या कहते हैं हेल्दी नहीं होने देते थे, ठीक है, अपने बकरियों को। अगर इसने किसी हेल्दी बकरी को देखा तो तुरंत उठा लेता था, ठीक है। इसके बारे में यही कहावत है, ठीक है। ये क्या था? अत्यंत क्रूर यानी कि अत्याचारी शासक। अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक। और जो ब्रह्मदेव है, कहा जाता है कि काली कुमाऊं के पास यानी कि लोहा घाट के पास इसने सूर्य राज्य की स्थापना की थी। काली कुमाऊं यानी लोहा घाट के पास, लोहा घाट के पास इसने क्या की थी? सूर्य राज्य की स्थापना, सूर्य राज्य की स्थापना, ठीक है। और जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था ये था आपका ब्रह्मदेव। कत्यूरी वंश का क्या थे? अंतिम शासक। कत्यूरी वंश का अंतिम शासक, कत्यूरी वंश का क्या था? अंतिम शासक ये था, ठीक है। और जो धामदेव है, धामदेव के समय को ही कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। धामदेव के टाइम पीरियड को ही कत्यूरी वंश का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है। धामदेव के समय को ही, इसके शासन काल को कत्यूरियों का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इसके काल को कत्यूरियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, धामदेव के समय को। तो धामदेव के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? कत्यूरियों का जो है गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका जो कत्यूर वंश है, यानी कि बैजनाथ घाटी में कत्यूर वंश होता है, उसके बारे में हम जो भी क्या कहते हैं जानकारी थी वो हमने यहाँ पे जो है देख ली, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। जो कत्यूरियों की क्या कहते हैं नृत्यांगना थी, कत्यूरियों की नृत्यांगना, ये थी आपकी छमना पातर, छमना पातर, ठीक है। ये क्या थी? आपकी कत्यूरियों की नृत्यांगना, ठीक है। और जो इनकी कुल देवी होगी आपकी कोट भ्रामरी होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कत्यूरी कार्तिकीपुर राजवंश का शासन यानी कि शासन, प्रशासनिक व्यवस्था।
अब हम पढ़ेंगे इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रशासनिक व्यवस्था। कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रशासनिक व्यवस्था। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रशासनिक व्यवस्था था, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रांतों का जो शासन व्यवस्था है, फिर देखेंगे इनकी राजस्व व्यवस्था, ठीक है, सैन्य जो है सैन्य व्यवस्था होगी, ठीक है, राजस्व प्रणाली, तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो प्रांतों का शासन था, प्रांतों का शासन, तो जो राज्य होता था, ठीक है, राज्य का निर्माण कैसे होता था, प्रांतों से, और जो प्रांत था अलग अलग जिलों में क्या था, प्रांतों का विभाजन था, ठीक है। और जो प्रांत था, प्रांत के नीचे क्या होती थी, आपकी तहसील स्तर की इकाई, तहसील के नीचे परगना, तो जो परगना के नीचे जो सबसे छोटी इकाई यानी कि ग्राम होती थी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था आपका राज्य, राज्य का निर्माण किससे होता था, प्रांतों से, और प्रांतों का विभाजन अनेक जिलों में, जिला, और जिला के नीचे क्या होती थी आपकी तहसील स्तर की इकाई, तहसील, तहसील के नीचे होती थी आपकी परगना, परगना के नीचे देन सबसे छोटी इकाई ग्राम, ठीक है। जो जो राज्य होता था, राज्य को क्या कहा जाता था, कार्तिकेयपुर शासन के टाइम पीरियड पर राज्य को भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। और जो इसका सर्वोच्च था इसको भुक्तिपाल कहा जाता था, सर्वोच्च को कहा जाता भुक्तिपाल, भुक्तिपाल कहा जाता था। और जो प्रांत था, प्रांतों का जो संचालन किया जाता था उपरिक यानी कि जो राज्यपाल होता था जिसे उपरिक नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रांतों का संचालन उपरिक, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता था, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, इसी को क्या कहा जाता था, उपरिक, संचालन उपरिक द्वारा, ठीक है। और तो जो जिला होता था, जिला को कार्तिकेयपुर वंश में किस नाम से जाना जाता था, विषय, ठीक है। कार्तिकेयपुर क्या पूरे हिस्ट्री की जो हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, जिले को जो है चाहे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो या फिर उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ो, क्या कहते हैं, जिले को जो है विषय कहा जाता था, ठीक है, विषय। और जो इसका सर्वोच्च होता था, सर्वोच्च का जो सर्वोच्च होता था वो था आपका विषयपति। और जो तहसील स्तर की इकाई थी, ठीक है, तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी, इसको कहा जाता था कर्मांत, कर्मांत, ठीक है। इसके सर्वोच्च को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था कर्मपति, कर्मपति कहा जाता था। और जो परगना होता था, परगना को कहा जाता था खत, ठीक है। और जो इसका सर्वोच्च होता था, इसके सर्वोच्च को कहा जाता था सदर सियाणा, सदर सियाणा। और जो ग्राम होता था, ग्राम को कहा जाता था ग्रामाक्ष पटलिक, और जो इसका मुखिया होता था उसको महत्तर या फिर मोहद्दम कहा जाता था, ठीक है, तो कहा जाता था ग्रामाक्ष पटलिक। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता था, महत्तर या फिर मुकद्दम, महत्तर या फिर मुकद्दम क्या कहा जाता था, जो ग्राम का मुखिया होता था उसको महत्तर या फिर मुकद्दम कहा जाता था, ठीक है। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय में जो शिलालेख है, शिलालेखों में हमें जो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय जो है 5 यानी कि जो विषय होते जिले होते हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो जो अभिलेख है, अभिलेखों में जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उनके जो है क्या कहते हैं 5 जिले यानी कि विषयों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, अभिलेखों में, अभिलेखों में कार्तिकेयपुर राजवंश के 5 जिलों यानी कि विषय का उल्लेख, जो अभिलेख है अभिलेखों में कार्तिकेयपुर राजवंश के 5 जिलों का यानी कि विषय का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक। इसमें से पहला विषय हो गया आपका, पहला विषय हो गया आपका कार्तिकेयपुर विषय, पहला विषय हो गया आपका कार्तिकेयपुर,
कार्तिकेयपुर, कार्तिकेयपुर विषय। जो कार्तिकेयपुर विषय था ये था आपका जोशीमठ से लेकर गोमती तक का क्षेत्र, जोशीमठ से लेकर गोमती तक का क्षेत्र, ये था आपका कार्तिकेयपुर विषय। ठीक है, कार्तिकेयपुर विषय के बाद आता आपका दूसरा विषय, उसका नाम है कंकणपुर विषय। ये था आपका अलकनंदा और भागीरथी के ऊपरी वाला क्षेत्र, अलकनंदा व भागीरथी का ऊपरी क्षेत्र। फिर तीसरा जिला आता आपका ऐसाल, ऐसाल विषय। जो ऐसाल विषय है ये आता आपका क्या कहते हैं यमुना और भागीरथी का मध्यवर्ती क्षेत्र, यमुना व भागीरथी का मध्यवर्ती क्षेत्र। फिर आता आपका अंतराक विषय, अंतराक विषय। जो अंतराक विषय है, अंतराक विषय में आता आपका भागीरथी और अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र, भागीरथी व अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र। और जो क्या कहते हैं पांचवा जिला रहेगा आपका मायापुर हाट। ठीक है, जो मायापुर हाट है इसको क्या कहा गया है हरिद्वार वाला क्षेत्र। ठीक है, हरिद्वार वाला क्षेत्र। हरिद्वार वाला क्षेत्र, जो मायापुर हाट वाला विषय, तो जो मायापुर हाट है ये हरिद्वार वाला क्षेत्र बताया गया। ठीक है, और जो क्या कहते हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल यानी कि चारण जी हैं, इन्होंने जो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो विषयों की संख्या बताई वो 6 बताई। ठीक है, जिसमें से जो छठा विषय है उसको दुर्भाग विषय बताया। ठीक है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने विषयों की संख्या, विषयों की संख्या कितनी बताई 6 बताई है। ठीक है, जो छठा विषय है उसको क्या बताया दुर्भाग विषय, जो कि आपका कौन सा वाला क्षेत्र बताया है रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र, रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र। ठीक है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजाओं की जो विषयों की संख्या थी वो 6 बताई है। जो छठा विषय बताया आपका दुर्भाग विषय, जो कि रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र बताया है। ठीक है, तो ये था आपका क्या जो क्या कहते हैं प्रांतों का प्रशासन। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके जो प्रमुख पदाधिकारी थे। अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर वंश के प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी। तो जो सबसे पहले आता आपका प्रमुख पदाधिकारी में सबसे पहले आता आपका राजा। तो जो राजा होता था क्या, ये राजा होता था आपका राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, राजा होता था आपका राज्य का प्रमुख। राज्य के बाद आता आपका राजान्यक। ठीक है, इसको कहा जाता था राजकुमार। राजानक, राजा के बाद आता था राजान्यक, इसको कहा जाता था राजकुमार। राजानक के बाद आता था आपका राजमात्य। राजमात्य का कार्य क्या होता था, ये राजा को सलाह देने का कार्य करता था। ठीक है, यानी कि राज्य मंत्री, राजा को सलाह देने का कार्य, राजा को सलाह देने का कार्य। और ये इस काल का क्या था सर्वोच्च पद था। ठीक है, सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद था। ठीक है, राजमात्य के नीचे आता आपका महासामंत, महासामंत।
महासामंत, जो महासामंत होता था ये क्या था आपका, सेना का प्रधान, ठीक है, सेना का प्रधान, सेना का प्रधान। और जो महासामंत है, महासामंत के बाद एक शब्द का उल्लेख और मिलता है, हमें मिलता है महादंड नायक, महादंड नायक। जो महादंड नायक था ये कौन था आपका, न्याय का सर्वोच्च, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश। जो महादंड नायक थे सर्वोच्च न्यायाधीश था, ठीक है। अब इसके बाद एक उल्लेख और मिलता है हमें, इसका नाम है महाकर्ता कर्तक, महाकर्ता कर्तक। जो महाकर्ता कर्तक था, इसका कार्य क्या था, ये होता था आपका राज्य का उच्च निरीक्षण, ठीक है, यानी कि उच्च निरीक्षक, उच्च निरीक्षक। जो निरीक्षण संबंधी कार्य थे ये थे आपके महाकर्ता कर्तक, ठीक है। और महाकर्ता कर्तक के बाद एक शब्द का उल्लेख और मिलता है हमें, उसका नाम है उदाधली, उदाधली। जो उदाधली था ये मान के चलो कि आज का सुप्रीटेंडेंट जैसा पदाधिकारी, आज का सुप्रीटेंडेंट जैसा पदाधिकारी, आज का सुप्रीटेंडेंट जैसा पदाधिकारी। उदाधली के बाद एक शब्द का उल्लेख और मिलता है जिसका नाम है सौंदा बंगाधिकृत, सौंदा बंगाधिकृत। इसका जो मुख्य कार्य होता था ये था आपका राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर, राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर, यानी कि जो भवन निर्माण का कार्य देखता था ये देखता था आपका सौंदा बंगाधिकृत, ठीक है। सौंदा बंगाधिकृत के बाद एक शब्द का उल्लेख और मिलता है, उसका नाम है आपका प्रांतपाल, प्रांतपाल। जो प्रांतपाल का मुख्य कार्य होता था आपका सीमावर्ती क्षेत्रों का जो प्रमुख होता था, ठीक है। प्रांतपाल सीमावर्ती क्षेत्रों का क्या करता था, देखरेख करता था, ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों का देखरेख, सीमावर्ती क्षेत्रों का देखरेख, देखरेख। जो प्रांतपाल का कार्य होता था सीमावर्ती क्षेत्रों का क्या करता था, देखरेख करता था, ठीक है। प्रांतपाल के बाद मिलता है हमें एक वर्मपाल, वर्मपाल। जो वर्मपाल होता था, वर्मपाल क्या करता था आपका सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है आवागमन पर नजर रखने वाला क्या कहते हैं, नियुक्त पदाधिकारी, सीमावर्ती क्षेत्रों पर सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर नजर रखने वाला पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी। जो वर्मपाल होता था सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर नजर रखने वाला क्या था, नियुक्त पदाधिकारी था, ठीक है। प्रांतपाल, प्रांतपाल, वर्मपाल, वर्मपाल के बाद आएगा आपका घटपाल, घटपाल। तो जो घटपाल था, घटपाल क्या था आपका गिरिद्वारों का रक्षक, गिरिद्वारों की रक्षा। घटपाल का कार्य होता था आपका गिरिद्वारों की रक्षा करना। तो घटपाल के बाद आएगा आपका नरपति। तो जो नरपति होता था इसका मुख्य कार्य होता था नदी घाटों पर आवागमन की व्यवस्था जो है सुगम बनाने वाला नियुक्त पदाधिकारी, नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा सुगम बनाने वाला नियुक्त पदाधिकारी, नियुक्त पदाधिकारी। तो जो नरपति है, नरपति के बाद एक उल्लेख और मिलता है हमें, उसका नाम है कुलचरिक, कुलचरिक।
कुलचरी किसे कहा जाता था कत्यूरी जो कार्तिकेयपुर काल में, उसमें कहा जाता था तहसीलदार को। तहसीलदार को क्या कहा जाता था, कुलचरी कहा जाता था। ठीक है। तो कुछ शब्द और है उनका उल्लेख और मिलता है। ठीक है, जिसमें हो गया आपका पल्लिका हो गया। ठीक है, कत्यूरी काल में जो गांव होते थे, गांवों को क्या कहा जाता था, पल्लिका कहा जाता था। ठीक है, कत्यूरी काल में गांवों को पल्लिका, गांव को क्या कहा जाता था, पल्लिका कहा जाता था। ठीक है, और इसके बाद आएगा अक्षपटलिक। तो जो अक्षपटलिक होता था, जो महालेखा परीक्षक होता था, उसको अक्षपटलिक कहा जाता था, महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था, अक्षपटलिक। एक शब्द का उल्लेख और मिलता है, इसका नाम है क्षेत्रपाल। जो क्षेत्र का अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, क्षेत्रपाल कहा जाता था। ठीक है, क्षेत्र अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी को कहा जाता था आपका क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल के बाद एक उल्लेख और मिलता है, उसका नाम है कोटयाल। कोटयाल, कोटयाल किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था आपका गढ़ रक्षक। गढ़ रक्षक को क्या कहा जाता था, कोटयाल कहा जाता था। कोटयाल के बाद एक शब्द का उल्लेख और मिलता है, इसका नाम होता है सरभंग। सरभंग, जो सरभंग होता था वो किसे कहा जाता था, जो तीरंदाज होता था उसको सरभंग कहा जाता था। तीरंदाज, तीरंदाज को क्या कहा जाता था, सरभंग कहा जाता था। ठीक है, और क्या हो गया आपका, एक और आएगा आपका, इसमें हो गया आपका श्रेष्ठी। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किससे कहा जाता था, नगर सेठ को। नगर सेठ, नगर सेठ को क्या कहा जाता था आपका, श्रेष्ठी कहा जाता था। और क्या कहा जाता था, हाँ एक और है इसमें, भृत्य। भृत्य को क्या कहा जाता था, सेवक। भृत्य को क्या कहा जाता था, सेवक कहा जाता था। ठीक है, श्रेष्ठी नगर सेठ हो गया, भृत्य सेवक हो गया, और क्या हो गया आपका, गुप्ता। हाँ, एक गुप्ता नामक भी मिलता है, गुप्ता। ये कहा जाता था आपका रक्षक, गुप्ता रक्षक हो गया। ठीक है, और श्रेष्ठ नगर सेठ, भृत्य हो गया सेवक। ठीक है, जो राजाओं के सेवक, जो सेवा करते थे उसको सेवक कहा जाता था। ठीक है, तो ये थे क्या कहते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश के कुछ प्रमुख पदाधिकारी। कुछ क्या मतलब सारे पदाधिकारी हमने यहाँ पे जो है देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन देखेंगे। कत्यूरी काल का सैन्य प्रशासन। तो कार्तिकेयपुर काल के समय जो इनकी सेना थी, चार भागों में विभाजित थी। ठीक है, सेना क्या थी, चार भागों में विभाजित, चार भागों में क्या थी, विभाजित। इसमें से पहला हो गया आपका पदातिक सेना, इसको कहते हैं पैदल सेना। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि पौरव वंश में जो जमनपति होता था, पैदल सेना का क्या, पदातिक सेना का क्या होता था, मुख्य होता था। ठीक है, जमनपति। ठीक है, जो पदातिक सेना है, पदातिक सेना यानी कि पैदल सेना, इसका जो मुख्य होता था, ठीक है, मुख्य होता था उसका, तो कहा जाता था गोलमिक। जो इसका मुख्य होता था, उसको मुख्य सेनापति होता था, उसको गोलमिक कहा जाता था। तो जो पदातिक सेना है, पदातिक सेना के बाद आता था आपका अश्वारोही। ठीक है, इसको कहा जाता था घुड़सवार, घुड़सवार सेना। जो इसका मुख्य होता था, इसको कहा जाता था अश्वबलाधिकृत, अश्वबलाधिकृत। जो उसका मुख्य सेनापति होता था, उसको कहा जाता था अश्वबलाधिकृत। देन फिर तीसरा आता था आपका गजा, गजारोही। ठीक है, इसको कहा जाता था हाथी सवार सेना,
हाथी सवार सेना। जो इसका मुख्य होता था उसको कहा जाता था हस्त बलाधिकृत। हस्त बलाधिकृत, हस्त बलाधिकृत। देन फिर जो लास्ट आता था आपका उष्ट्रोही, ठीक है, उष्ट्रोही, उष्ट्रोही, ठीक है। जो क्या कहते हैं ऊंट सवार सेना, ऊंट सवार सेना, इसको कहा जाता था उष्ट्रोही। जो इसका मुख्य होता था उसको कहा जाता था उष्ट्र बलाधिकृत, उष्ट्र बलाधिकृत, उष्ट्र बलाधिकृत, उष्ट्र बलाधिकृत, ठीक है। जो ये चारों सेना होता था, जो चार सेनाएं होती थी, ठीक है, चार भागों में विभाजित होती थी। जो चारों सेनाओं का मुख्य होता था उसको कहा जाता था महासामंत, ठीक है। चारों सेना का मुख्य, इसको कहा जाता था महासामंत, महासामंत, ठीक है। जो चारों सेनाओं का मुख्य होता था उसको कहा जाता था, इन चारों को जो रेगुलेट करता था उसको कहा जाता था महासामंत, ठीक है। तो ये था इनका सैन्य प्रशासन। अब हम देखेंगे इनका जो क्या कहते हैं कुछ जैसे कि राजस्व प्रणाली भी देखेंगे इसमें, ठीक है। जो इनकी राजस्व प्रणाली थी, राजस्व प्रणाली, जिनका क्या कहते हैं राजस्व प्रणाली व्यवस्था थी, ठीक है। जो कर वसूलने का कार्य करता था उसको भौगिक या फिर शैल्किक कहा जाता था, ठीक है। भौगिक या फिर शैल्किक, कर वसूलने का कार्य, कर वसूलने का कार्य कौन करता था आपका भौगिक या फिर शैल्किक, ठीक है। तो जो कर वसूलने का कार्य करते थे आपकी भौगिक व फिर शैल्किक, ठीक है। और इसमें एक शब्द का उल्लेख और मिलता है, इसका नाम है क्या कहते हैं भट्ट चार व प्रचार, ठीक है। भट्ट चार व प्रचार। तो जो इसका कार्य होता था ये क्या करता था जनता से बेगार लेने का कार्य करता था, ठीक है। जनता से बेगार लेने का कार्य, जनता से बेगार लेने का कार्य, ठीक है। तो जो भौगिक, ठीक है, भौगिक व शैल्किक, जैसे कि हमने पौरव वंश में पढ़ा था कि जो भोगपति होता था वो राजस्व कलेक्ट करने का कार्य करता था, लेकिन इसमें जो भौगिक व शैल्किक होता था वो क्या करता था आपका राजस्व यानी कि कर वसूलने का कार्य करता था, ठीक है। और जो भट्ट चारों प्रचार होता था जनता से बेगार लेने का क्या करता था कार्य करता था, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की जो क्या कहते हैं आय के स्रोत होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आय के स्रोत, तो जो कत्यूरी काल में कार्तिकेयपुर काल के समय जो क्या कहते हैं आय का प्रमुख स्रोत था होता आपका कृषि, वन और खनिज। जो आय के स्रोत थे होते आपके कृषि, खनिज व वन, ठीक है। और इसमें कुछ अधिकारियों का, इसमें कुछ क्या कहते हैं शासकों का, सॉरी, और इसमें कुछ क्या कहते हैं अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे हो गया आपका क्षेत्रपाल। तो जो क्षेत्रपाल होता है, ठीक है, तो जो क्षेत्रपाल होता है राज्य में क्या करते हैं कृषि की उन्नति का जो है क्या कहते हैं जांच करने वाला होता है, ठीक है। राज्य में कृषि की उन्नति की देखभाल करने वाला, कृषि की उन्नति की देखभाल। जो क्षेत्रपाल नामक अधिकारी होता है क्या करता है कृषि की उन्नति की क्या करता है देखभाल करता है, ठीक है। तो जो क्षेत्रपाल होता है कृषि की उन्नति की देखभाल करने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। और इसके बाद एक उल्लेख और मिलता है हमें खंडपति या फिर खंडपति या फिर खंड रक्षा स्थानाधिपति, खंड रक्षा स्थानाधिपति। तो ये जो होता है ये जो अधिकारी होता है इसका काम होता है वनों व खनिजों की देखभाल करने वाला पदाधिकारी। तो जो वनों और खनिजों की देखभाल करने वाला पदाधिकारी होता है आपका खंडपति व खंड रक्षा
थानाधिपति, ठीक है। इसको इसको जो है वन रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है, वन रक्षक। खंडपति को वन रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। और एक उल्लेख और मिलता है इसमें, उपचारिक या पटकोष चरित। उपचारिक या पटकोष चरित, ये क्या, इसका क्या कार्य होता था? भूमि संबंधी अभिलेख, ठीक है। भूमि संबंधी अभिलेख रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था आपका? उपचारिक या फिर पटकोषचरित, ठीक है। तो जो उपचारिक या फिर पटकोषचरित हो गया आपका भूमि संबंधी, यानी कि जो भूमि संबंधी क्या कहते हैं अभिलेख रखने वाला अधिकारी क्या हो गया आपका? उपचारिक या फिर पटकोषचरित। अब इसके बाद एक उल्लेख और मिलता है एक अधिकारी का, आखिर का मुख्य कार्य होता था, जो दुधारी पशु होते थे, दुधारी पशु से दूध निकालने का कार्य किसका होता था? आखिर का। दुधारू पशुओं से दुग्ध निकालने का कार्य, दुग्ध निकालने का कार्य, दुग्ध निकालने का कार्य किसका होता था? आपका आखिर का होता था, ठीक है। दुधारू पशुओं से दुग्ध निकालने का कार्य होता था आपका आखिर का। और इसके बाद एक उल्लेख और मिलता है, किशोर बड़चा गो मजीहस्य धिकृत, किशोर बड़चा गो मजीहस्य धिकृत। तो जो अधिकारी होता है इसका जो मुख्य कार्य होता था, ये करता था आपका गाय भैंस घोड़े तथा खच्चरों की देखरेख। गाय भैंस घोड़े व खच्चरों की देखरेख, खच्चरों की देखभाल करने वाला अधिकारी, देखभाल करने वाला, इसको क्या कहा जाता था? किशोर बड़चा गो मजीहस्य धिकृत, ठीक है। ये करता था आपका गाय भैंस घोड़े खच्चरों की देखभाल, ठीक है। और जो इनकी पुलिस क्या कहते हैं व्यवस्था होती थी, ठीक है, पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था होती थी इसमें एक उल्लेख मिलता है दंडिक। तो जो दंडिक होता था एक, ये इसका जो प्रमुख कार्य होता था, ये क्या करता था आपका? दंड धारण करने वाला अधिकारी, दंड धारण करने वाला अधिकारी, ठीक है। दंड धारण करने वाला अधिकारी, इसका नाम होता था आपका दंडिक, ठीक है। ये क्या थी आपकी पुलिस व्यवस्था। और इसमें एक शब्द का उल्लेख और मिलता है, दोषापराधिक। ये होता था आपका अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, पकड़ने वाला अधिकारी। जो दोषापराधिक होता था ये अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। और इसमें एक और मिलता है हमें, का नाम है दुसाध्य साधनिक। दुसाध्य साधनिक था, ये था आपका गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। जो दुसाध्य साधनिक था, ये था आपका गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो जो ये सारी चीजें थी, ये थी आपकी कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड। इसमें हमने सारी चीजें कवर कर दी, जैसे कि महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो गया, सैन्य प्रशासन हो गया, इनकी जो क्या कहते हैं आय के स्रोत हो गए, ठीक है। सारी चीज इसमें हम क्या कहते हैं छोटी चीजें हमने इसमें कवर करी थी, ताकि आपका जो है एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूट पाए। जो क्योंकि एग्जाम में जो मोस्ट ऑफ फैक्ट बनते हैं आपके, चाहे आप कचोरी वंश पढ़ो, चंद वंश पढ़ो, कुलिंद वंश पढ़ो, तो जो इनका शासन प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
तो आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।